हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जेटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण और पूरी तरह एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस सत्र में इतिहास, भूगोल और कंप्यूटर के चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिन्हें हम कॉन्सेप्ट के साथ आसान भाषा में समझेंगे। यहाँ केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को सही दिशा देना, ताकि आप कम समय में ज़्यादा प्रभावी तैयारी कर सकें। निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आने वाले जेटेट एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मॉडल सेट 1 का पहला सवाल। पहला सवाल है, आपातकालीन निधि इमरजेंसी फंड क्या है? विकल्प में है छुट्टियों के लिए पैसा, केवल शेयर बाजार में निवेश के लिए पैसा, अप्रत्याशित खर्चों या नौकरी छूटने जैसी स्थिति के लिए अलग रखा गया पैसा, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए पैसा। सोचिए, समझिए और देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है सी विकल्प, अप्रत्याशित खर्चों या नौकरी छूटने जैसी स्थिति के लिए अलग रखा गया पैसा। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अब समझते हैं यहाँ पे आपातकालीन निधि या फिर इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड वह पैसा है जिसे व्यक्ति अचानक आने वाली आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए अलग रखता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती, जैसे अचानक बीमारी, नौकरी छूट जाना, दुर्घटना, परिवार में अचानक खर्च होना। ऐसी स्थिति में यदि पहले से कुछ पैसा बचा कर रखा हो तो उधार लेने या आर्थिक तनाव का सामना कम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी फैमिली का एक्सपेंसेस, जो मंथली एक्सपेंसेस है वो 20,000 रुपया है। ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड के रूप में अलग से रखना चाहिए। जैसे 20 या 60,000 रुपये से लेकर के 1,20,000 रुपया है ना, वो इमरजेंसी फंड के रूप में रखेगा, ताकि कभी आपातकालीन स्थिति जब आ जाए तो उस समय क्या करेगा, इसी पैसे का फिर वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा? जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे मान लेते हैं आप नौकरी करते हैं, ठीक है, आप नौकरी अचानक छूट जाए, ठीक है, तो जो महीने का खर्च हो रहा था 20,000 रुपया, वो खर्च 20,000 कहाँ से लाएंगे? तो फिर वो तत्कालीन में या फिर कल आपातकालीन स्थिति में यही फंड का आप इस्तेमाल करेंगे। राइट, तो ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट भी काम करती है, इमरजेंसी फंड के रूप में कुछ पैसा अलग से इन्वेस्ट करके रखती है। ठीक है, ताकि उसका आपातकालीन स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? विकल्प में है 1941, 1930, 1931 या फिर 1932। सही उत्तर है 1931। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, फिर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जबकि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, और अब चाहे तो यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखें। ध्यान रखिएगा, इन सब डेट में से कोई ना कोई एक तो सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? विकल्प में है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर चित्तरंजन दास। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, इनकी मतलब कह सकते हैं कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ये तो सबको पता होना चाहिए, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसी अधिवेशन में याद होगा कि पूर्ण स्वराज, है ना, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला सवाल है, भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं? भगवती चरण बोहरा, सरदार पटेल, भगत सिंह या फिर सूर्य सेन। सही जवाब है बी विकल्प, सरदार पटेल। याद रखिएगा, भारत के बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये बिस्मार्क कौन थे? तो ये जर्मनी के बिस्मार्क थे। ठीक है,
और याद रखिएगा जैसे कि जर्मनी के बिस्मार्क ने अलग अलग जर्मन राज्यों को एकजुट किया था, उसी प्रकार सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद भारत की 562 से अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बिस्मार्क ने भी ठीक जर्मनी के लिए ऐसा ही काम किया था। ठीक है ना, तो इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सिंपल से याद रखिएगा, देशी रियासतों के एकीकरण में उनके असाधारण योगदान के कारण सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 562 देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय मुख्य रूप से सरदार पटेल को दिया जाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इन्हें भारत का लौह पुरुष या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? विकल्प में है 1957, 1947, 1912 या फिर 1906। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी 1912। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में बनी थी। 1911 में घोषणा हुई थी, लेकिन प्रशासनिक रूप से आप देखेंगे तो राजधानी 1912 में बनी थी। ठीक है, 1911 में घोषणा की गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से जो इफेक्ट में आया, प्रभाव में आया, वो 1912 में आया था। ठीक है, पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। ठीक है, 1911 में राजधानी बदलने की घोषणा की गई थी दिल्ली दरबार में, जब ब्रिटिश सम्राट आए थे ना, जॉर्ज पंचम, तो उन्होंने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं, अब दिल्ली होगी। ठीक है, तो 1911 में घोषणा की गई, 1912 में आधिकारिक रूप से राजधानी बन गई। ठीक है, चलिए अब उद्घाटन आप देखेंगे तो 1931 में हुआ था। नई दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन 1931 में हुआ था। ठीक है, तो ये सवाल नहीं पूछा जाता। अब सिंपल सवाल यही पूछा जाता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में बनी थी। घोषणा कब की गई थी? तो 1911 में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी। ठीक है, दिल्ली दरबार जब हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? विकल्प में है कनिष्क, अशोक, हर्ष या फिर फाहियान। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए कनिष्क। याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में भारत का मध्य एशिया से संपर्क मजबूत हुआ और रेशम मार्ग के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा मिला। तो विकल्प नंबर आप देखेंगे तो ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, फाहियान कौन थे? फाहियान एक चीनी यात्री थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया था वह कौन सा संगठन या संस्था था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल आंदोलन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी आर्य समाज। शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया था उसका नाम क्या था? आर्य समाज। ठीक है, शुद्धि आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाया गया था। इनका उद्देश्य था पुनः हिंदू धर्म में लोगों को शामिल करना। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, शुद्धि आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाना था जिन्होंने किसी कारणवश अन्य धर्म अपना लिया था। सरल भाषा में कहिए तो ये घर वापसी जैसा पुनः धर्म प्रवेश आंदोलन था। इस आंदोलन को आर्य समाज ने चलाया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब किए थे? तो 1875 में। ठीक है, याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य अगर आपसे कोई पूछ ले तो बताइएगा। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, वेदों की ओर लौटने का संदेश देना, समाज सुधार करना और शुद्धि आंदोलन चलाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, लाल कार्ड जारी किया जाता है किसके लिए किया जाता है? निर्धन परिवार, निर्धन महिला, दलित परिवार या फिर सभी के लिए? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आसान सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। लाल कार्ड जारी किनको किया जाता है? सही उत्तर है विकल्प नंबर ए निर्धन परिवार। लाल कार्ड किनको जारी किया जाता है? निर्धन परिवार को किया जाता है। ठीक है ना,
याद रखिए, लाल कार्ड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहचान के लिए जारी किया जाता है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। ठीक है, सरल भाषा में यह कार्ड गरीब परिवारों, खास करके कह सकते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों को जैसे कि सस्ते दर पर राशन देना, सरकारी सहायता देना, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प में है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी। आसान सा सवाल है, सबको पता होगा, नाम ही है इसका बहलोल। ठीक है, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। ये विकल्प सही होगा। ठीक है, बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताना है सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला है, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। आकाशीय पिंडों के भौतिक गुणों का अध्ययन एस्ट्रोफिजिक्स में किया जाता है। या ब्रह्मांड के निर्माण अध्ययन का श्रेय यूनानी विद्वान कोपरनिकस को दिया जाता है। बताना है कौन सा कथन गलत है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला तो बिल्कुल सही दिख रहा है कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ये कथन सही है। ठीक है, भी विकल्प सही है कि आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, और सी विकल्प भी सही है कि आकाशीय पिंडों के भौतिक गुणों का अध्ययन एस्ट्रोफिजिक्स में किया जाता है। ये कथन गलत है कि ब्रह्मांड के निर्माण अध्ययन का श्रेय यूनानी विद्वान कोपरनिकस को दिया जाता है। ये कथन गलत है। ठीक है, तो डी विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, एस्ट्रोनॉमी जिसे कहते हैं खगोल विज्ञान, आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह, तारे, उपग्रह, आकाशगंगा आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, जबकि एस्ट्रोफिजिक्स में आकाशीय पिंडों के भौतिक गुणों जैसे कि ताप, द्रव्यमान, ऊर्जा, गति आदि का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में ग्रह, नक्षत्रों के मानव जीवन पर प्रभावी से जुड़े मान्यता पर अध्ययन किया जाता है। जबकि कॉस्मोलॉजी जो होता है ना, ये ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और विकास का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी में। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी और कॉस्मोलॉजी सब ध्यान में रखें कि क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत यहाँ पे बताना लग रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। वैसे क्वेश्चन तो अधूरा लग रहा है, फिर भी देखिए पहला दे रखा है महाविस्फोट सिद्धांत, जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, सतत सृष्टि सिद्धांत, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। और दोलन सिद्धांत एलन सेंडेज से संबंधित है। या फिर निहारिका सिद्धांत लेप्लास ने दिया था। मतलब इस तरह से बताना है कि कौन सा सिद्धांत यहाँ पे लग रहा है कि सही है, ऐसा कुछ पूछा है। अगर बात करें ये पहला विकल्प का महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था, ये तो सही दिख रहा है। ठीक है, बी में भी सही दिख रहा है कि सतत सृष्टि सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी ने दिया था, ये भी सही है। दोलन सिद्धांत एलन सेंडेज ने दिया था, ये भी सही है। निहारिका सिद्धांत तो सभी को पता होगा कि लेप्लेस ने दिया था। मतलब यहाँ पे सभी चारों विकल्प सही दिख रहा है। ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं सवाल में। ठीक है, तो ये सवाल कुछ अधूरा है, या तो पूछना चाहिए था इसमें से, इनमें से सभी सही होगा या इनमें से कुछ एक गलत विकल्प सेट करना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सभी विकल्प सही है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प में है चंबल राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर वन अभ्यारण्य। आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा वैसे कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। चंबल राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर वन अभ्यारण्य। सही उत्तर है कांजीरंगा अभ्यारण्य। ठीक है ना। भारतीय गैंडे भारत का प्रसिद्ध वन्य जीव है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका एक सींग वाला है। ठीक है, यह मुख्य रूप से घास के मैदानों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में इसका सबसे प्रमुख निवास अब देखेंगे तो असम राज्य का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सुमेल करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो कि इजी दिख रहा है तराई, हिमालय के तराई से संबंधित आप ले सकते हैं, ठीक है। इस बात पहाड़ी, तो पहाड़ी क्षेत्र क्या हो जाएगा, डी विकल्प वाला, ये 4 विकल्प वाला हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र से मैच कर सकते हैं आप, ठीक है। जबकि पठार आप देखेंगे तो मध्य भारत में देखने को मिलता है पठार, ठीक है। और फिर मैदान कहाँ चला जाएगा, ये सुंदरवन के साथ, ठीक है। तो ये मैच करना था, इसका आंसर भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए सबको मैच करना था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर को कार्य की क्षमता बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसको अपग्रेड करना होगा, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा, यानी किसको अपग्रेड करना होगा। तो आसान सा सवाल है, आसान सा जवाब भी है सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इन्हें आपको अपग्रेड करना होगा यदि आप चाहते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का कार्य क्षमता बेहतर हो, ठीक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इन्हें कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर के सीपीयू के भाग जरूर याद रखिएगा। कंप्यूटर के मुख्य 3 भाग होते हैं, एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। दूसरा है सीयू, कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। तो ये 3 भाग होते हैं सीपीयू के, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के भाग हैं या नहीं है, कुछ इसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है। बताना है कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है। विकल्प में है मदरबोर्ड, सीपीयू, रोम या फिर मॉनिटर। क्योंकि एग्जाम में, जेडीटी एग्जाम में जैसा कि बताया गया कि 10 प्रश्न होंगे, ठीक है, कंप्यूटर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसीलिए हमने अपने प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्न कंप्यूटर को भी हमने ऐड किया है, ठीक है, ताकि आपका कंप्यूटर पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, मदरबोर्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के सभी प्रमुख भागों को आपस में जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। सरल भाषा में कहें तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य आधार है, जिस पर कंप्यूटर के लगभग सभी जरूरी हिस्से जुड़े होते हैं, जैसे कि सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, अन्य जो भी पोर्ट्स होते हैं सभी मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये सभी भागों के बीच डेटा का आदान प्रदान भी करवाता है। इसलिए कंप्यूटर के प्रमुख हिस्सों से जुड़े एकीकृत सर्किट की बात हो तो उन्हें उत्तर वो में के रूप में आपको मदरबोर्ड ही देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए कौन प्रयुक्त होता है, ठीक है। विकल्प में है बार कोड रीडर, ओसीआर या एमआईसीआर या फिर ओएमआर। ओएमआर तो खैर होगा नहीं, सभी को पता होगा, है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। सही विकल्प है यहाँ पे सी विकल्प, ठीक है ना, एमआईसीआर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। एक ऐसी तकनीक होता है ये जिसका उपयोग चेक पर छपे विशेष नंबरों को पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। चेक के नीचे जो विशेष संख्या लिखी होती है, जैसे बैंक कोड, शाखा कोड, चेक नंबर, वह चुंबकीय स्याही से छपी होती है, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक इंक से छपी होती है, मशीन इसे तेजी से रीड कर लेता है, ठीक है। इससे होता क्या है, चेक जल्दी प्रोसेस होता है, गलती कम होती है, बैंक का काम तेज होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है एमआईसीआर, ठीक है। बार कोड रीडर, सॉरी ये हाँ, मतलब कि ओसीआर का जो पूरा रूप होता है बार कोड रीडर, नहीं, ये तो पहला विकल्प में है बार कोड रीडर। ये क्या है, तो बार कोड रीडर दुकानों या फिर उत्पादों के बार कोड पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। देखेंगे होंगे कि जब प्रोडक्ट आप खरीदते होंगे मॉल में जा करके, तो वहाँ पर एक मशीन रहता है, उसे पढ़ता है वो बार कोड रीडर से, ठीक है। तो वो वाला है वो। ओसीआर क्या है, तो ओसीआर का पूरा रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ओसीआर छपे हुए सामान्य अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चेक के लिए विशेष रूप से तो एमआईसीआर का प्रयोग करते हैं।
अगला सवाल है, एक HDMI टाइप ए कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? बताना है एक HDMI टाइप ए के कनेक्टर में कितने पिन होते हैं। तो याद रखिएगा 19 होते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही होगा यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि एक HDMI टाइप ए जो होता है ना, ज़्यादातर इसे टीवी और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग होता है। अगला सवाल है, योजना आयोग का गठन हुआ था। बताना है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। विकल्प में है 1950, 1951, 1952, 1953। सही उत्तर है 1950। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। बाद में इसे समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को, कब, याद रखिएगा ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए आप। ठीक है ना, योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था, या फिर नीति आयोग बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और बाद में से 1 जनवरी 2015 को बदल दिया गया, किसमें? नीति आयोग में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये भी याद रखते चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1951 से शुरू होकर के 1956 तक चला था। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए आपसे तो बताइएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस तिथि को हुआ था? विकल्प में है 15 अगस्त 2005, 20 जनवरी 2007, 21 मार्च 2000 या फिर 2 फरवरी 2006। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस तिथि को हुआ था? सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 2 फरवरी 2006। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे नरेगा के नाम से जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार की गारंटी देना, ताकि बेरोजगारी कम हो और लोगों की आय बढ़े। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। ठीक है, इसका वैसे नाम बदल दिया गया है। ठीक है, नाम तो 2 बार बदला गया, मनरेगा से मनरेगा हुआ, और अब ये बदल करके बिल्कुल इसको बदल दिया गया है। नाम क्या रखा गया है? जी राम जी, है ना, याद होगा, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? बताना है मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। विकल्प में है एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, मार्क्स या फिर महबूब उल हक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा महबूब उल हक। विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के विकास को केवल आय से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर मापने का सूचकांक होता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, सरल भाषा में किसी देश के लोग कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये बताता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि HDI के मुख्य आधार क्या है, मापने का पैमाना क्या है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, इनकम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? शहरी गरीबों में कमी करना, अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबी उन्मूलन करना, या फिर अनुसूचितों को उच्च वर्ग में बनाना। सही उत्तर है सी विकल्प, गरीबी उन्मूलन को कम करना। ठीक है ना, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों का उत्थान और गरीबी कम करना था। ठीक है ना, तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, बाजार का अभिप्राय है।
वस्तुओं की आपूर्ति से, मांग की पूर्ति से, या फिर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है डी विकल्प, उपरोक्त में से सभी। ठीक है ना। बाजार का अभिप्राय है वस्तुओं की आपूर्ति से भी, मांग की आपूर्ति से भी और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से। बाजार में इन सभी चीज़ों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो डी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये VVI है। ठीक है, पूछा गया है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? यूनेस्को, UNDP, यूनिसेफ या फिर अंकटाड होना चाहिए था यहाँ पे। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, UNDP। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, UNDP ही मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है। ठीक है, जबकि यूनेस्को के बारे में याद रखिएगा, यूनेस्को मुख्य रूप से शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित संस्था है ये। जबकि यूनिसेफ आप देखेंगे तो मुख्य रूप से ये बच्चों के कल्याण से संबंधित संस्था है। जबकि अंकटाड आप देखेंगे तो ये मुख्य रूप से व्यापार और विकास से संबंधित संस्था है अंकटाड। ठीक है, ये है अंकटाड, ऐसा UNCTAD अंकटाड। ठीक है ना, तो ये मुख्य रूप से व्यापार और विकास से संबंधित संस्था है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, झारखंड की प्रमुख मिट्टी है, कैसी है? पीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है या फिर लाल मिट्टी है? सही उत्तर है विकल्प नंबर डी सही होगा, लाल मिट्टी। ठीक है ना। झारखंड एक पठारी राज्य है और इसका अधिकांश भाग छोटानागपुर पठार में स्थित है। पठारी क्षेत्रों में सामान्यतः लाल मिट्टी अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी लोहे की अधिकता के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक है, झारखंड में लाल मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इस राज्य की प्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी मानी जाती है। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? विकल्प में है 79,714 वर्ग किलोमीटर, 77,922 वर्ग किलोमीटर, 77,424 वर्ग किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आसान सा सवाल है ये सब सवाल तो पता होना ही चाहिए कम से कम, है ना। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसका गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की उप राजधानी याद रखिएगा दुमका है, सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। ठीक है ना, ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, बेसिक से सवाल है। अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? बताना है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है या तैयार करता है? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्राम पंचायत या फिर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन? सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO इसका सही उत्तर होगा। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? बताना है, मंत्रियों का जो विभाग होता है ना उसका बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, वित्त मंत्री या फिर राष्ट्रपति? ये तो आसान सा सवाल है क्योंकि विकल्प ही आसान दे दिया गया है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, प्रधानमंत्री। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? विकल्प में है प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी विकल्प, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 155 के तहत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया है, भारत के 3 सेना का प्रधान सेनापति होता है। भारत के तीनों सेना का प्रधान सेनापति कौन होता है? रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, थल मंत्री या फिर विदेश मंत्री? सही उत्तर है राष्ट्रपति। ठीक है ना, भारत के तीनों सेना का प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों सेना मतलब थल सेना, जल सेना, वायु सेना। ठीक है, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च या प्रधान सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, लोकसभा को भंग कर सकता है? बताना है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? विकल्प में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। देखिए यहाँ पे बी और सी तो होना नहीं है,
ठीक है, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता, यहाँ पे राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष में कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए सही होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा लोकसभा संसद का निचला सदन है, इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में 5 वर्ष पूर्व होने से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुछ परिस्थितियों में 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। संवैधानिक रूप से लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये था 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जेटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।